हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो स्टोर कीपर का एग्ज़ाम हुआ है उसके से हमने हिंदी वाला पोर्शन, जीएस वाला और यूपी स्पेशल वाला जो पोर्शन है उसको हमने हल कर लिया है। अब हम इसमें से कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है वो हल करने वाले हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और जो भी एग्ज़ाम अभी होते जा रहे हैं या फिर प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका जो भी सॉल्यूशन है वो हमें पक्के से आने ही चाहिए, क्योंकि आयोग क्या करता है कि प्रश्नों को रिपीट करता है। और इसके साथ साथ देखिए, अभी पेपर आप देखेंगे काफ़ी टफ पूछता है। तो आप अगर बहुत डिटेल में अगर कंप्यूटर आप नहीं पढ़े हैं पहले से, तो नंबर एक की जो प्राथमिकता है वो क्या होनी चाहिए कि जितना भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आपको पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ में पीवाईक्यू के इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको याद हो जाना चाहिए। हमने पीवाईक्यू की सीरीज़ भी चला रखी है, इसके साथ हालांकि हमने कंप्यूटर के लेक्चर भी बना रखे हैं, तो वो भी आप इसी चैनल में देख पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला देखिए प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है। अब यहाँ पर देखिए, IPv4 का मतलब क्या है कि IPv4 इसका मतलब है, देखिए क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। मतलब कि जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल दरअसल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स कैसे होते हैं, कम्युनिकेशन के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है। मान लीजिए कि ये जो है ये सेंडर है, ठीक है, ये क्या है, सेंडर है, और ये यहाँ पर है रिसीवर। ठीक है, ये रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, इस कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल निर्धारित किए जाते हैं, इन्हीं को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल में एक हमारा प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर वो है IPv4, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, इसका जो यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि एड्रेस कैसा होता है। तो देखिए, जो एड्रेस यहाँ पर जो सही ऑप्शन था तो वो ये था कि मतलब ये 192 पॉइंट यानी .168.1.1। अब इसमें देखिए क्या है कि ये 4 डॉट से ये चीज़ें 4 वैल्यू यहाँ पर अलग होती हैं। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो देखिए एड्रेस होते हैं, ये एड्रेस हैं क्या, एड्रेस दरअसल हमारा IP एड्रेस होता है प्रत्येक डिवाइस का। जो भी डिवाइस कंप्यूटर से या कहें कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जैसे आप अभी अपने मोबाइल से यदि कनेक्ट किए हैं, आप YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके मोबाइल का एक IP एड्रेस होगा। इस IP एड्रेस के थ्रू आप कनेक्ट हुए हैं किसी सर्वर से, और वो जो सर्वर है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। ठीक है, तो जो यहाँ पर IPv4 होता है, इसका क्या है कि आप ये समझिए कि डॉट से यहाँ पर 4 सेपरेट वैल्यूज़ होती हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ जो होती है उसका 0 से लेके यहाँ पर 255 तक की वैल्यू यहाँ पर हो सकती हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया था, तो ये जैसे 192.168.1.1, ठीक है। तो ये 4 इस प्रकार से, तो ये है IP एड्रेस जो यहाँ पर वर्जन 4 का, यहाँ पर ये एड्रेस एक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि NAT का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो IPv4 अभी हमने बात की, तो IPv4 जो है, इसमें से एक चीज़ यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं NAT नेट। नेट क्या है, ये है, इसको अगर नेट को देखें तो ये नेट क्यों यूज किया जाता है, ये इसमें से सीधे सीधे हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा IPv4 होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये जो वर्जन 4 है, इसमें से जो कैपेसिटी होती है इसकी, ये होती है 4.3 अरब कनेक्शन। मतलब क्या कि जो ये प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में हम क्या कर सकते हैं कि 4.3 अरब डिवाइसेस को कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर कनेक्शन हमें मतलब प्रोवाइड करना हो तो, क्योंकि देखिए अभी जैसे मान लीजिए हमारा एक घर है, एक पर्सन है, जैसे आप हैं, तो आपके पास मान लीजिए कि दो मान लीजिए मोबाइल हैं। ठीक है, 2 मोबाइल हो गए, एक आपके पास PC हो गया, एक डेस्कटॉप हो गया, इस तरह से आपके पास कई डिवाइसेस हो गए। आप पर्सन तो एक है, ठीक है, लेकिन आपके पास डिवाइस कई सारे हो गए, तो प्रत्येक डिवाइस के लिए एक IP एड्रेस जनरेट होगा।
तो इस प्रकार से जो आईपी एड्रेस हमारे पास यहाँ पर IPv4 का है ये 4.3 अरब है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि डिजिटलाइजेशन जैसे बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर नेट यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही था वो ये था कि कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति देने, सार्वजनिक IP एड्रेसों को संरक्षित करना, ये नेट का काम था। अब देखिए मैं और आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे अभी हमने ये तो जान लिया कि IPv4 जो है इसकी कैपेसिटी 4.3 अरब जो कनेक्शन की है। ठीक है, इतनी डिवाइसों को ये कनेक्शन दे सकता है। मान लीजिए अब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा अगर डिवाइस बढ़ने लगे तो फिर एक सॉल्यूशन निकाला गया। एक सॉल्यूशन जो निकाला गया कि भाई ऐसा किया जाएगा कि मान लीजिए कि एक कोई ऑफिस है, इस ऑफिस में मान लीजिए कि 100 कंप्यूटर हैं। अब इन 100 कंप्यूटरों को अगर हम क्या करें कि कोई एक IP एड्रेस दे दें, क्योंकि ये जो 100 कंप्यूटर हैं पूरे ये क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑफिस को जनरेट कर रहे हैं या एक ऑफिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करें कि इस सारे कंप्यूटरों को एक IP एड्रेस से कनेक्ट कर दें। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें एक IP एड्रेस से में ही काम करना पड़ेगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि एक तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी इसकी, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि कनेक्शन जो है ये हमारा यहाँ पर कि ज़्यादा लोगों को हम दे पाएंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर जो नेट है ये यहाँ पर आया था। अब इसमें चाहे हमारा एक पूरा घर हो या एक हमारा ऑफिस हो, इसको हम एक IP एड्रेस से क्या कर देंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो IPv4 में हम नेट का यूज इस प्रकार से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसका ये पढ़िए, जो सही वाला ऑप्शन था क्या था, कहा था ये ऑप्शन था कि कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति देना या अनुमति देकर सार्वजनिक IP एड्रेस को संरक्षित करना। मतलब ये है कि कई देखिए उपकरण हैं, है ना, कई उपकरण जैसे कई कई कंप्यूटर हो गए और सारी चीज़ें, इनको एक IP एड्रेस असाइन कर दो और ये काम हो जाए और इससे सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ जाए। तो यही काम था यहाँ पर नेट का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और संवर्धित वास्तविक यानी कि ऑगमेंटेशन रियलिटी अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जा सके। तो देखिए क्या होता है कि जब भी, अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो वीडियोज़ हैं इनको पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ये अगर आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा माहिर हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो इसको पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी सरल शब्दों में प्रत्येक जो प्रश्न है इसको यहाँ पर एलोबरेट कर सकूँ, उसको समझा सकूँ। तो पूरा देखिएगा। इसके साथ साथ में बाकी वीडियोज़ भी जो हैं वो भी आप ज़रूर देखिए। इसमें से हमने जो सीरीज चला रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप उसको पूरा देख जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जब भी गेम खेलते हैं जैसे, तो गेम खेलने में जब मान लीजिए हमने कोई गेम खेला, तो इस गेम में यदि हम इस मोबाइल को रोटेट करते हैं, यानी हमने लेफ़्ट रोटेट किया, राइट रोटेट किया या फिर आगे पीछे कहीं को रोटेट करते हैं, तो इससे ये जो रोटेशन की जो कैपेबिलिटी है पहचानने की, वो मोबाइल में कौन सी चीज़ इसको पहचान रही है उसे कहते हैं हम जायरोस्कोप। ठीक है, क्या कहते हैं, जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप के माध्यम से जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गेम खेला और यहाँ पर बाइक मान लीजिए जा रही है, बाइक की चढ़ाई है, तो हमने उसको रोटेट किया, अपने फ़ोन को रोटेट किया, तो फ़ोन के रोटेशन को पहचान रहा है। कौन पहचान रहा है, इसके अंदर लगा हुआ ये जायरोस्कोप जो फंक्शन है, इसको ये क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि मोबाइल जो है किस दिशा में रोटेट हुआ है। वैसे ही यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के DSN रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। फिर से एक बार प्रश्न को देखिए यहाँ पर, ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए, ईमेल प्रेषकों का मतलब आप मान लीजिए सेंडर हैं, आपने एक ईमेल को क्या किया कि भेजना चाहते हैं, तो आप प्रेषक हुए है ना। तो ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के DNS
DNS का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मेरा एक डोमेन नाम है और मेरा एक डोमेन जो नाम है, इस मेरे डोमेन नाम से मान लीजिए कि मैं एक मेल भेज रहा हूँ, तो ये जो मैं मेल भेज रहा हूँ, तो ये मेल भेजने वाला मैं ही हूँ कि मेरे इस डोमेन नेम का उपयोग करके कोई मेल स्पूफिंग कर रहा है। मेल स्पूफिंग क्या होती है? मेल स्पूफिंग का ये मतलब होता है कि मेरा डोमेन मतलब जो मेरा ऊपर का नाम है ये तो मेरा कोई यूज कर रहा है, लेकिन कोई इसमें से अपनी ईमेल से मेल भेज दे रहा है किसी को, इसे हम कहते हैं मेल स्पूफिंग। तो मेल स्पूफिंग कोई तो नहीं कर रहा है, इसको जांचने के लिए इसको जांचने के लिए एक होता है यहाँ पर DNS। तो ये जो DNS रिकॉर्ड होता है, तो किस तरह का DNS रिकॉर्ड जो सर्वर यूज करता है, वो यूज करता है यहाँ पर SPF। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क ये एक टेक्स्ट फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल में इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डोमेन नेम है, उस डोमेन नेम का रियल आइडेंटिफिकेशन है वो उसमें से स्टोर रहता है। तो जब भी हम मेल भेजते हैं तो ये यहाँ पर SPF के थ्रू उस डेटा को चेक कर लेता है कि हाँ भेजने वाला जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है SPF का यहाँ पर यूज होता है इस तरह से। अगला देखिए, संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार इनक्रिप्टेड है, कौन सा प्रोटोकॉल और इसका सुरक्षित संस्करण सबसे अधिक उपयोग होता है। मतलब कि इसका प्रश्न का ये मतलब हुआ कि जब आप मान लीजिए कोई एक मेल भेज रहे हैं किसी को, तो जो आप मेल भेज रहे हैं तो वो मेल बीच में कोई आपकी मेल ऐसा तो नहीं है कि चुरा ले रहा है, तो वो जो डेटा है वो डेटा इनक्रिप्टेड है कि नहीं है, डेटा सुरक्षित है कि नहीं है, इसके लिए ईमेल में क्या उपयोग किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो ये देखिए एक प्रोटोकॉल का नाम दिया है SMTP। ये क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर TLS। अब इसको समझिए, देखिए ये ओवर TLS क्यों है? क्योंकि ये जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये पहले का एक प्रोटोकॉल था। उस समय क्या होता था, मान लीजिए ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है, यहाँ पर कोई एक मेल लिखी गई टेक्स्ट के रूप में, ठीक है, और ये टेक्स्ट यहाँ पर SMTP के माध्यम से सीधे सीधे टेक्स्ट का टेक्स्ट भेज दिया जाता था। बीच में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर एक हैकर बैठा है, इसने यहाँ पर क्या किया कि इस मेल को सीधे सीधे यहाँ पर रीड कर लिया। अब यहाँ पर यदि रीड कर लिया तो ये तो भाई गोपनीयता जो है ख़त्म हो गई। फिर जब ये यहाँ पर ऐसा समझ में आया साइंटिस्टों को, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर SMTP के साथ में, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के साथ में ओवर TLS जोड़ दिया। TLS क्या है? ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी जोड़ दी। ठीक है, TLS मतलब ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी। तो ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी क्या होती है कि जब ये मेल ट्रांसफ़र हो रही है, इसमें हम जब ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी को जोड़ देंगे तो ये जो मेल यहाँ पर टेक्स्ट था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनक्रिप्टेड हो जाएगा। इनक्रिप्टेड मतलब कुछ इसमें कुछ ऐसी मतलब इसकी कोडिंग हो जाएगी। तो जो कोडिंग हो जाएगी तो बीच में ये कोई इसको यहाँ पर नहीं पढ़ पाएगा। सीधे जब यहाँ पर ये रिसीवर के पास पहुँचेगा तो पुनः से ये टेक्स्ट के रूप में क्या हो जाएगा कि डिकोड हो जाएगा। तो ये जो है हम यानी कि एक जगह से संदेश अगर भेज रहे हैं तो क्लाइंट से रिसीवर के पास पूरा पहुंचने तक एक इनक्रिप्टेड वाला जो सिस्टम बीच में लाया जाता है या लाया गया, उसको हम क्या कहेंगे? SMTP ओवर TLS। ठीक है, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिए, हालांकि थोड़ा सा देखिए ये क्रिटिकल तो है ही, और इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना भी थोड़ा सा अभी तो टफ होगा। बाकी क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि बहुत डिटेल में इन चीज़ों को और भी समझें। अगला देखिए, कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है? तो यहाँ पर देखिए ये है LORA
अब ये है क्या, ये देखिए सीधा सीधा देखिए, ये है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये है क्या, देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मान लीजिए कि जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उनसे अगर हमें थोड़ी दूर तक का कम्युनिकेशन करना है और सस्ता कम्युनिकेशन करना है, बिजली की खपत कम करना है, तब वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं LO, मतलब लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी बड़े ऑफिस में हैं या आप घर में हैं, आपने क्या किया कि अपने मोबाइल फ़ोन से कई सारी चीज़ों, यहाँ पर टीवी, फ्रीज़र, कूलर और इसके साथ गेट, ये सारी चीज़ों को आपने एक मोबाइल से क्या कर लिया है, इनको कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया। तो इसे ही पूरे मैकेनिज्म को हम साधारण भाषा में कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट से यदि इन चीज़ों को हम जोड़ ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाएगा। अब यदि इसी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हमें क्या करना है कि वाइड एरिया में, थोड़ी लंबी दूरी तक अगर इसमें से हमें काम करना है, तब वहाँ पर हमें ये लॉन्ग रेंज जो है, ये लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क का यहाँ पर हम यूज करेंगे और इसके माध्यम से हम यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो चीज़ें हैं उनको कम्युनिकेट कर सकेंगे, उनको कंट्रोल कर सकेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि भाई अगर हमें छोटा मैसेज कन्वे करना है तो इसके लिए ये उपयोगी होता है, अगर इसमें से हैवी मैसेज कन्वे करना है तो इसके लिए ये उपयोगी नहीं होता है। लेकिन ये सस्ता है, बिजली की खपत कम करता है, इसलिए हम इसको 10 किलोमीटर या और इससे कम ज़्यादा में थोड़ा बहुत इससे क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई जो वस्तुएँ हैं, जो उपकरण हैं, उनको हम कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग, विशेषता, फॉन्ट, रंग, रिक्ति के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है। तो ये है देखिए स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या करती है भाई, आप यदि MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो स्टाइल, मान लीजिए कि आप हेडिंग बनाना चाहते हैं, कोई स्टाइल से किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसके बाद आप कोई मतलब कलर यहाँ पे भरना चाहते हैं, किसी डायग्राम में कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये सब जो है हमारे किसमें, स्टाइल वाला जो मेनू होता है, स्टाइल मेनू में ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए, फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है। अब देखिए इसमें से ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब भी आप फेसबुक में कई सारी पोस्ट डालते हैं, ये कुछ भी चीज़ें इसमें से पोस्ट डालेंगे, तो वो जो पोस्टों को वो किस प्रकार से अरेंज करता है, आपकी जो पोस्ट है उसमें से फ्रंट में कौन सी पोस्ट वो दिखाएगा फेसबुक, ये वो कैसे निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है वो एज रैंक से, ADGE, एज रैंक, RANK, ठीक है। अब ये एज रैंक होता क्या है, देखिए क्या होता है कि जब भी आपने कोई, मान लीजिए कि आप पोस्ट एक डाले फेसबुक में, ठीक है, आपने फेसबुक में कोई पोस्ट डाली, अब जो ये पोस्ट है इसको मान लीजिए किसी ने कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें की हैं, तो फेसबुक में जो ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, इन सब को क्या कहते हैं, एज, इनको क्या कहते हैं, एज। मान लीजिए आपने लाइक किया, ये भी है उसकी एज, तो ये इसकी एज बढ़ा देते हैं, जैसे ज़्यादा लाइक हुआ तो एज बढ़ गई। तो एज रैंक क्या करता है, एज रैंक ये करता है कि आपके इस एज को माप लेता है कि आपकी कौन सी पोस्ट में ज़्यादा लाइक मिले हैं, कमेंट मिले हैं, ज़्यादा उसको रीशेयर किया गया है, तो उससे ये रैंक जो है उसकी डिसाइड कर लेगा और उसी को ये क्या करेगा कि फ्रंट में या पहले उसको यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। तो यही कहलाता है एज रैंक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा था कि भाई फेसबुक में एक ऐतिहासिक रूप से उपयोग की जाने वाली एल्गोरिदम है जो उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए, ठीक है, मतलब आपने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट को रैंक करने के लिए और उसको फिर प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो एल्गोरिदम यूज होती है वो एल्गोरिदम एज रैंक यहाँ पर कहलाती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था जिसमें देखिए एक कथन और कारण के रूप में पूछा गया है। तो कथन यहाँ पर देखिए दिया गया है, असर्शन दिया गया है कि जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। कारण यहाँ पर दिया गया है कि जीरो ट्रस्ट
के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वे कहीं भी हों। तो देखिए इसमें से कथन और कारण दोनों सही हैं, और यहाँ पर जो कथन है वो कारण की क्या कर रहा है कि जो कारण है मतलब कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए है क्या ये जो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल है, ये क्या कहता है? जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल ये कहता है कि अगर आपका डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा है तो आप सिक्योर नहीं हैं, ठीक है। वैसे भी देखिए अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं इसका मतलब आप सिक्योर नहीं हैं, ये कहता है जीरो ट्रस्ट हमारा सिक्योरिटी मॉडल। अब जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल में क्या है, आगे ये बता रहा है भाई कि अगर आप ऐसा है तो जुड़े हुए प्रत्येक जो भी डिवाइस है उस डिवाइस का आप क्या करें कि वेरिफिकेशन करें, उसका क्लैरिफिकेशन करें। तो क्लैरिफिकेशन वेरिफिकेशन उसका ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कथन और कारण दोनों सही है और यहाँ पर जो है व्याख्या भी की जा रही है। अगला देखिए यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, तो कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में देखिए दिया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है फ्रेंड्स? क्लाउड कंप्यूटिंग दरअसल आप इसको सीधी सीधे समझिए कि अभी जो अगला जो जनरेशन आने वाला है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का आना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, इसका देखिए यहाँ पर जोड़ें अगर हम तो ये तीसरे से जुड़ रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन क्या है? अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि पहले जब इंटरनेट में सारी चीज़ें नहीं जुड़ी थी तो इंटरनेट में सारी चीज़ें जब नहीं जुड़ी थी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डेटा था वो सेपरेट कंप्यूटर्स में रखा होता था। लेकिन जब यहाँ पर डेटा का ट्रांसफ़र ज़्यादा होने लगा तो हमने एक यहाँ पर क्लाउड बना लिया। अब इस क्लाउड में सारा डेटा रहेगा और ऑन डिमांड जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सीधे सीधे इसको यहाँ पर एक्सेस करते रहेंगे। इसको ही हम कह रहे हैं यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देखिए कि इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। अब संसाधन का मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी सर्वर है तो ये सारा का सारा जो है हमारा क्लाउड में है और ऑन डिमांड जब भी हमें आवश्यकता है इसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया है वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है, देखिए ये है एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना। मतलब एक आपके पास कंप्यूटर है, इसमें आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर दिया, तो यही कहलाता है हमारा यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अगला देखिए एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या है? एज कंप्यूटिंग जो है ये है देखिए कि डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना। मतलब कि जैसे डेटा यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है तो इसी डेटा के पास में आप डेटा को क्या करेंगे, स्कैटर्ड कर दें और उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ा दें, तो ये कहलाता है यहाँ पर एज कंप्यूटिंग। अगला देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग तो कमाल की चीज़ है आगे आने वाली जो है। अब देखिए ये क्या है, ये है गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना। अब देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं ये क्वांटा पे काम करते हैं। जैसे हमारे डिजिटल कंप्यूटर डिजिट या बिट में काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ये क्वांटा पे काम करेंगे। और क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि देखिए ये क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना मतलब क्या है, जैसे देखिए हमारा जो लाइट होता है तो लाइट डुअल नेचर का होता है, कभी वो कणकीय प्रकृति का होता है, कभी वो वेव होता है। तो यही जो सिस्टम है हमारा क्वांटम कंप्यूटर का होगा। क्योंकि देखिए हम अभी ये पढ़ते हैं कि कोई भी स्विच है या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, ठीक है। तो ऑन ऑफ के बीच में चलता है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्विच बना ले कि भाई वो एट ए टाइम ऑन भी हो और ऑफ भी हो, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्वांटम वाली स्थिति में आए गया ये सब। तो यहाँ पर ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है कि गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ यहाँ पर उठाया जा सकता है। ये कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा स्पीड वाले होंगे। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर देखिए कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। तो कॉलम पहले में देखिए दिया है यहाँ पर SMTP। SMTP क्या है, ये है देखिए यहाँ पर हम एक बार इसको अभी पढ़ चुके हैं ना। ये क्या था, देखिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर मेल को हमें ट्रांसफ़र करना था, है ना, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, तो हम इसका यूज करते थे। देखिए पहले इसमें दिया है यहाँ पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल है तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगला देखिए दूसरा यहाँ पर दिया है IMAP।
तो IMAP क्या है, यह इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये होता है देखिए सर्वर पर पुनः प्राप्त करने सॉरी, सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्त करने और सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए प्रोटोकॉल। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल पे ईमेल आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्वर है। इस सर्वर आपने यहाँ से मेल को क्या किया कि ओपन किया। जब आपने मेल ओपन किया तो यहाँ पर IMAP के माध्यम से यदि काम हो रहा है तो क्या होगा कि आप यहाँ से कोई भी मेल देखेंगे, देखने के बाद इसमें आप कुछ भी सिंक्रोनाइज करें, चेंजेस करें, कुछ भी काम करें, काम करने के बाद जैसे आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये जो मेल है ना, ये मेल पुनः यहाँ पर सर्वर पे वैसे की वैसे स्टोर हो जाएगी। जैसे आप अगर मेल खोलते होंगे कंप्यूटर में तो देखते होंगे कि जो मेल यहाँ पर आप खोल के देख चुके होते हैं तो उसमें जो है उसका जो मतलब ब्लरिंग है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है ये इस तरह से यहाँ पर काम कर रहा होता है। यहाँ पर वहीं देखिए दूसरा यहाँ पर POP3 दिया है। तो POP3 के तहत जब काम होता है तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे आपने अपने मोबाइल में या मान लीजिए कि लैपटॉप में यहाँ पर मेल खोला, आप यहाँ पर मेल को क्या कर लेते हैं कि स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद में ये जो सर्वर से मेल यहाँ पर ये हट गई होती है, ठीक है, जिस मेल को आपने यहाँ डाउनलोड कर लिया तो यहाँ से ये हट गई होती है। आप इसमें अब जो भी करना चाहें करें। तो यही होता है POP3 और IMAP, ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है यही। तो POP3 क्या करेगा, देखिए कि ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल, अक्सर उन्हें सर्वर से हटाते हुए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर POP3 की है। अगला देखिए यहाँ पर दिया है MIME। ये MIME क्या होता है, ये होता है देखिए मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ठीक है, मतलब कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये क्या करता है कि ये मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पर यूज होता है। मतलब कि भाई ईमेल में आप किसी तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसकी लिखने में, तो यहाँ पर ये MIME यूज़ होता है। तो इस प्रकार से ये ऐसे ही सीधे सीधे यहाँ पर जुड़ रहा था कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 जुड़ रहा था। अगला देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि उन्नत एक्सेल फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो अभी एक्सेल में हम काम करते हैं जैसे, तो यहाँ पर कौन कौन से उसमें जो फीचर्स हैं, उन्नत फीचर जो हैं वो आए हैं, तो यहाँ पर ये वही पूछ रहा है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है एक फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है, तो हाँ ये देता है भाई। इफ़ लगा के यदि आप उसमें कोई कंडीशन देंगे कि ऐसा ऐसा हो तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है तो ये भी यहाँ पर सही है। मान लीजिए कि एक कोई सेल है, सेल क्या होता है कि जैसे जब आप उसमें कॉलम और रो होते हैं तो कॉलम और रो से मिलके यहाँ पर ये जो एक बॉक्स बनता है ये सेल कहलाता है। इस सेल में आप कोई रिस्ट्रिक्शंस दे देंगे तो आप रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही डेटा उसमें पुटअप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए इसमें से ऑप्शन था कि माइक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है, तो ये भी यहाँ पर सही था। तो यहाँ तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही थे फ्रेंड्स। अगला देखिए इसमें से प्रश्न पूछा गया है कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से संबंधित अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटर में से। तो एक ये पोस्ट स्क्रिप्ट होती है। देखिए तो पोस्ट स्क्रिप्ट का यूज करके हम प्रिंटर्स की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, जो चीज़ें करते हैं। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर था। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कथन और कारण में, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि MS एक्सेल में पिवट टेबल्स बड़े डेटाबेस के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। और यहाँ पर कारण दिया है कि पिवट टेबल्स उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देते हैं। तो देखिए इसमें एक्सेल में एक जो फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पर कहते हैं पिवट।
तो ये पिवट क्या होता है? देखिए पिवट ये होता है कि यहाँ पर एक ये टूल्स है एक्सेल के अंदर। तो ये टूल्स जो होता है इसमें हमारे पास मान लीजिए कि एक काफ़ी बड़ा डेटा है, तो उस बड़े डेटा को हम यहाँ पर बिना किसी स्पेशल फॉर्मूले का यूज़ करके हम डेटा को क्या कर सकते हैं कि समराइज़ कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं पिवट के माध्यम से। तो यहाँ पर वही देखिए कह रहा था, ठीक है, ये कह रहा था कि भाई जो डेटा है इस डेटा का हम संश्लेषण विश्लेषण कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे उसमें बता रहा था कि भाई हम कोई सूत्रों का बिना उपयोग किए, जटिल सूत्रों का उपयोग किए बिना ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही थे, और यहाँ पर जो अभिव्यक्ति भी है वो यहाँ पर आर कथन जो है एक ही यहाँ पर सही व्याख्या भी कर रहा था। अगला देखिए, शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है? तो देखिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन में क्या होगा, जो स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे उनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो बिग डेटा है इसका यूज़ किया जाएगा। इससे वहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट है वो उसको क्या किया जाएगा, उन्नत किया जाएगा। ठीक है, तो ये शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये चालू किया गया था। अगला देखिए, IMS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो IMS वर्ड में मेल मर्ज क्या है और उसका काम क्या है? देखिए तो काम है देखिए उसका कि मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। इसका मतलब सीधा सीधा ये मेल मर्ज का ये समझिए, मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, इस डॉक्यूमेंट को हमें यहाँ पर 10 लोगों के साथ शेयर करना है सेम डॉक्यूमेंट को। तो हम क्या करेंगे कि मेल मर्ज के थ्रू क्या करेंगे कि मेल मर्ज में जो चीज़ें यहाँ पर ये सबके एड्रेस, नाम, ये पते जो भी हैं दे देंगे। तो सबके लिए एक एक लेटर बिल्कुल अलग अलग से बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि सेम डेटा है, इस डेटा में जो चीज़ें बदलनी है उसको मेल मर्ज के तहत हम यूज कर लेंगे, और यही डेटा 10 लोगों के लिए सीधे सीधे पूरी की पूरी एक प्रकार से फाइल जो है तैयार हो जाएगी। तो इसे प्रक्रिया को कह रहे हैं मेल मर्ज। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था कि मुख्य दस्तावेज को डाटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। मतलब कि जो हमारा मेन जो यहाँ पर ये जो भेजना था टेक्स्ट हमें, इसको हम जो इनके पर्सनल जो डेटा थे, उनके नाम, पता, ये जो भी, इनको यहाँ पर जोड़ते हुए ऐसा डेटा यहाँ पर तैयार हो जाएगा जो लगेगा कि भाई हाँ ये सेपरेट इस बंदे के लिए लिखा गया, ये सेपरेट इस बंदे के लिए लिखा गया। तो इसी प्रक्रिया को मेल मर्ज कहते हैं। अगला देखिए कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डाटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके? तो देखिए ये फिल्टरेसिंग होती है एक, यानी कि फ़िल्टरिंग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर फ़िल्टरिंग लगा देंगे तो जो डाटा यहाँ पर आप यहाँ पर उसको परमिशन देंगे वही डाटा इस सेल में क्या किया जा सकता है, एंटर किया जा सकता है। अगला देखिए, ट्रांसफ़र लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। मतलब क्या है, पहले से भाई कोई एक हमने मान लीजिए कि बना हुआ कोई एक मॉडल था और इसका यूज करके हम आगे मतलब कोई एक प्रशिक्षण तैयार कर रहे हैं, कुछ भी तैयार कर रहे हैं, अनुकूल बना रहे हैं उसके, तो इसको फाइन ट्यूनिंग यहाँ पर कहा जाता है। अगला देखिए, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन प्राथमिक रूप से क्या काम करता है? तो जो वी लुकअप फंक्शन है एक्सेल में ये करता है किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। ये काम होता है यहाँ पर पी लुकअप फंक्शन का, जो कि एक्सेल में यूज होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करती है? तो देखिए ये जब कोविड-19 आया था तो हमने आरोग्य सेतु एक चलाया था, ये ऐप भी एक चला था। तो ये क्या करता था कि भाई उसको जो भी उस समय समस्या थी उस समस्या को ट्रैक करने के लिए, और बिग डेटा जो था भाई सब जगह से डेटा आ रहा था कि कहाँ की क्या स्थिति है, उसको एनालाइज करने के लिए ये आरोग्य सेतु जो है यहाँ पर हमने यूज किया था। तो फ्रेंड्स ये थे प्रश्न कंप्यूटर के, बाकी सब हमने पढ़ा ही दिया है, हिंदी है, जीएस है। और इस देखिए पीडीएफ को हम डाल देंगे अपने उसमें जो टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। तो इससे जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसको आप देख लीजिएगा खुद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।